हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. जाट, पॉलिटिकल साइंस, और अपना टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक है नाममात्र की, जिसको अपने कहते हैं सामान्य रूप से औपचारिक, या फिर कह सकते हैं संवैधानिक प्रधान, और दूसरी कार्यपालिका होती है जिसको कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका में आता है देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इसका संवैधानिक क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 74 ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग करने के लिए या सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसी व्यवस्था को आर्टिकल 75 में और विस्तारित किया गया। 75 के 3 प्रावधान हैं। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि इसके 3 प्रावधान हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति दूसरे उपबंध में है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और तीसरा है कि मंत्री परिषद सामान्यतः संसद और संसद के प्रथम सदन लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75 के 3 उपबंध में कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगे। और यही सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान कौन सी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाता है। इसी के आधार पर आर्टिकल 78 के कुछ प्रावधान ये कहते हैं कि सामान्य रूप से जो प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 78 फर्स्ट ये कहता है कि संघ के कार्यकलाप व संघ की प्रशासनिक तथा विधायी प्रशासन से संबंधित जो भी प्रस्थापनाएं हैं, उनके संबंध में देश का प्रधानमंत्री किसको अवगत करवाएगा? राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत करवाएगा। इसी का दूसरा प्रावधान है कि संघ के कार्यकलाप और प्रशासन और विधायन संबंधी प्रस्तावनाओं के संबंध में अगर देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इनसे संबंधित सूचनाएं मांगता है, तो ऐसी स्थिति में देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रेषित करेगा। और इसी का तीसरा प्रावधान है कि संघीय जो मंत्रिमंडल होता है उसमें किसी एक मंत्री ने किसी विधान के बारे में विनिश्चय कर लिया है और ऐसी स्थिति में एक शेष मंत्री परिषद के सदस्यों को अवगत नहीं करवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से उसके सम्मुख रखवाएगा। ये सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं या प्रोसेसिंग संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत देश के प्रधानमंत्री को क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों में शक्तिशाली शासक कहलाते हैं और ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि ये देश का शासनाध्यक्ष है। और इसी शासनाध्यक्ष का स्वरूप कहाँ से आया था? इंग्लैंड की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के आधार पर आया था। इस वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के आधार पर अपन कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री देश का
नेतृत्व करता है, देश का नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, सरकार का प्रवक्ता होता है, और इस आधार पर देश की संपूर्ण जो प्रशासनिक विधायन संबंधी एक शक्तियाँ हैं उनका वास्तविक रूप से उपभोग करता है। किसके नाम पर? देश के राष्ट्रपति के नाम पर। क्योंकि आर्टिकल 53 ये कहता है कि देश की भारत संघ की जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं वो संपूर्ण शक्तियाँ किसमें नीत होती हैं? राष्ट्रपति में नीत होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 74 में है। और इसी मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। और 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। यहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान है, और ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और सामान्यतः एक आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव के बाद में जैसे एक संसद में, एक लोकसभा में बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है, उसको देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति होती है। और मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत रहते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और ये प्रधानमंत्री के सूचना संबंधी दायित्व हैं कि वो समय समय पर राष्ट्रपति को इसके बारे में अवगत करवाता रहे। आगे देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है भारत में, या प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, या प्रधानमंत्री का देश में प्रमुख उत्तरदायित्व क्या है। देश के प्रधानमंत्री की भूमिका या प्रधानमंत्री की स्थिति या उसका एक मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य रूप से देश के प्रधानमंत्री की स्थिति अपन ने ये देखी कि देश की प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है, और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। ये सामान्यतः आम चुनाव के बाद में होता है, या जो भी एक मध्यावधि चुनाव होते हैं उसके बाद में एक संसद में जो इसका पहला सदन होता है लोकसभा होता है। लोकसभा में संसदात्मक शासन व्यवस्था के तहत संसदात्मक शासन व्यवस्था का नेता चुना जाता है, जिसको बहुमत दल का नेता कहते हैं। और बहुमत दल का नेता एक चुनने के बाद में देश का राष्ट्रपति उस बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद में उसको क्या करना पड़ता है? लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। इसके लिए कुछ निश्चित समय उसको दिया जाता है, और उसके बाद में देश का प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद अपनी एक टीम बनाता है। और ऐसी स्थिति में इसके बारे में 3 विद्वानों ने कहा भी है। जैसे अपन कहें कि लॉर्ड मार्ले नाम का एक विद्वान था, और लॉर्ड मार्ले ने यह कहा था कि सामान्य रूप से देश का प्रधानमंत्री क्या होता है? अपने समकक्षों में देश का प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है या प्रथम होता है, समान वालों में उनका प्रमुख होता है। ये लॉर्ड मार्ले ने कहा था। इसके अलावा सर विलियम हारकोर्टे ने कहा था कि ये तारों में चंद्रमा के समान है, देश का प्रधानमंत्री तारों में चंद्रमा के समान है। इसके अलावा जेनिंग्स नाम के विद्वान ने सामान्य रूप से ये कहा था कि देश का प्रधानमंत्री उस सूर्य के समान है, उस सूरज के समान या सूर्य के समान है जिसके चारों तरफ ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, उसके समान इसकी उपमा दी थी। इसके अलावा एक मुनरो नाम का विद्वान था, उसने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री राज्य रूपी नौका का कप्तान होता है, राज्य रूपी नौका का कप्तान होता है। तो इस उपबंधों के आधार पर या इन एक तुलनाओं के आधार पर अपन कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है, और उसकी स्थिति एक नियुक्ति के बाद में अपन कह सकते हैं कि वो सरकार का नेता होता है, या कह सकते हैं कि वो सरकार का प्रवक्ता होता है, या फिर वो बहुमत दल का नेता होता है। और इन्हीं के आधार पर देश की जो भी एक सरकारी नीतियां होती हैं, उन सरकारी नीतियों के निर्णयों की घोषणा करने वाला
प्रमुख होता है, इसलिए प्रधानमंत्री की स्थिति शक्तिशाली होती है। लेकिन अपन भारत देश की स्थिति के अनुसार देखें तो सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति का मूल प्रावधान क्या है? आम चुनाव के पश्चात बहुमत दल के नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की शपथ प्रक्रिया होती है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। इसके बारे में भी सामान्य रूप से एक चर्चा कर लें कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद में एक राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। रही बात कार्यकाल के बारे में, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में कोई निश्चितता की विवेचना नहीं की गई है, बल्कि इसके पीछे का मूल आधार है कि जब तक लोकसभा में विश्वास है, लोकसभा में विश्वास है, तब तक देश का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनी रहती है। सामान्य रूप से एक लोकसभा में बहुमत दल का नेता, या सामान्य रूप से एक लोकसभा में जब तक सरकार को विश्वास है, देश का प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का कार्यकाल बना रहेगा। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इस मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है? मंत्रिपरिषद की रचना, सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद की रचना में अपन कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो भी संसद के सदस्य होते हैं, संसद के किसी भी सदन का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकते हैं, या अपन ये भी कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री एक संसद का सदस्य नहीं है, तब भी देश का प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। नियुक्ति के बाद में उसको 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की रचना सामान्य रूप से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद में एक अपनी टीम बनाता है मंत्रिपरिषद। और इस मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक प्रावधान स्थापित कर दिया गया है, जिसका मूल प्रावधान है कि ये प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन की 15%, कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा एक मंत्रिपरिषद में सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रियों की संख्या या इसका प्रकार, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनमें सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री। इसी कैबिनेट स्तर का दूसरा नाम है मंत्रिमंडलीय मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री, और तीसरा है उपमंत्री। सामान्य रूप से कैबिनेट स्तर के मंत्री या मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री उन मंत्रियों को कहा जाता है जो किसी विभाग का या किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है। जैसे देश का रक्षा मंत्री है, देश का विदेश मंत्री है, देश का गृह मंत्री है, जो किसी विभाग का प्रमुख प्रभारी होता है, वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है या मंत्रिमंडलीय मंत्री होता है। इस मंत्रिमंडलीय शब्द का उल्लेख भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 में जब देश के राष्ट्रपति को आपातकाल के बारे में परामर्श देने के संबंध में एक संशोधन हुआ था, उस समय इस कंसेप्ट को जोड़ा गया था कि देश का मंत्रिमंडल लिखित परामर्श देगा तो ही एक राष्ट्रपति एक आपातकाल के उपबंध की घोषणा कर सकता है, और इस मंत्रिमंडल के लिखित प्रतिवेदन में प्रधानमंत्री की भी सहमति होनी चाहिए। जबकि मूल संविधान में आर्टिकल 74 के तहत किसका उल्लेख है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो मंत्रिपरिषद एक व्यापक संस्था है जिसमें बहुत से मंत्री शामिल होते हैं, जिनमें जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और फिर होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में कुछ मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये है कि उनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं होते हैं। बाकी राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को सलाह और सहयोग देने के लिए होते हैं, और कुछ उपमंत्री भी बनाए जाते हैं, जिसका आजकल इसका प्रचलन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक नया प्रचलन और आ गया है जिसको कहते हैं संसदीय सचिव की पोस्ट। और संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी देश का प्रधानमंत्री करता है, जबकि ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। संविधान में संसदीय सचिवों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ये गैर न्यायोचित है, लेकिन फिर भी कई जगह अपन देखने को मिलता है कि इसका प्रचलन देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में आपको ये भी बता दूं कि जब देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में संविधान के दायरे में देश का राष्ट्रपति बंधा हुआ रहता है। लेकिन जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत दल
नहीं है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, या एक लोकसभा में बहुमत दल के नेता के ऊपर आम सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने व्यक्तिगत स्वगत विवेक का प्रयोग करेगा। और ऐसा हुआ भी है। सन 1979 में जब जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो गया था, तो ऐसी स्थिति में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जिस गवर्नमेंट का नेतृत्व बनाया गया था, उस समय देश का जो एक राष्ट्रपति था संजीव रेड्डी, उस समय उन्होंने राष्ट्रपति ने अपने इस प्रयोग का या अपने इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में ये केवल विशेष परिस्थितियों में देश का राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है। तो ये अपन ने पढ़ा कि मंत्रियों की संख्या या आकार या उसका प्रकार या उसकी संरचना। सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि मंत्री परिषद का आकार या किस प्रकार होता है। रही बात देश के प्रधानमंत्री की भूमिका के कंसेप्ट में अपन या उत्तरदायित्व के कंसेप्ट में अपन ये कह सकते हैं कि मंत्रियों को उसके जो विभाग होते हैं या उसके जो मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों का आवंटन करना, ये देश का प्रधानमंत्री का एक मेजर दायित्व है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करने के बाद मंत्रियों को विभाग बांटता है, ताकि देश का प्रशासनिक विधान या देश की प्रशासनिक मॉनिटरिंग का सफल संचालन कर सकें, जिनमें से कुछ विभाग प्रधानमंत्री के स्वयं के पास होते हैं और बाकी विभागों का वो आवंटन करता है। और आवंटन करते समय सामान्य रूप से के जो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, उनमें ये विभागों का आवंटन करते हैं। और आवंटन करने के बाद में समय समय पर, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि समय समय पर जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं कि कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, उनकी जो बैठकें होती हैं, बैठकें आहूत करना और देश का प्रधानमंत्री उन बैठकों की अध्यक्षता करना, ये सारा दायित्व किसका होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भी एक नीति और नीतियाँ बनती हैं, उन पर गोपनीयता के नियम के आधार पर एक सहमति बना करके देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, देश का प्रधानमंत्री फिर भारत सरकार की जो भी एक प्रमुख नीतियां होती हैं, भारत सरकार की जो भी प्रमुख नीतियां होती हैं या भारत सरकार के प्रमुख जो भी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं की क्या करते हैं, निश्चित समय के ऊपर देश का प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करता है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया उसकी प्रमुखता के आधार पर देश का प्रधानमंत्री देश की सरकार के सामने या विपक्ष के सामने या एक जनता के सामने उन नीति या योजनाओं की एक समय समय पर घोषणा करते हैं। और उसका सफल संचालन करने के लिए इनकी सफलतापूर्वक क्या की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के मध्य एक सेतु कड़ी के रूप में काम करता है या मध्यस्थ कड़ी के रूप में काम करते हैं कि मंत्रिमंडल ने या मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिया उसको राष्ट्रपति को अवगत करवाना, या राष्ट्रपति के द्वारा जो भी सूचना एक मांगी गई है उन सूचनाओं को एक मंत्री परिषद के सामने प्रस्तुत करना। ये सामान्य रूप से देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है, देश के प्रधानमंत्री की भूमिका है या उत्तरदायित्व है, जिसके बारे में अपन ने एक विवेचना की। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक देश का प्रधानमंत्री एक प्रभावशाली एक व्यक्तित्व का धनी होता है, या यूं कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की भूमिका होती है वैदेशिक संबंधों को मजबूत बनाना, कि भारत देश के जो भी एक वैदेशिक संबंध हैं या विदेशों के साथ जो भी एक संबंध स्थापित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक स्थापित की जाती है, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री इसकी सफल भूमिका एक निभाता है। किसके माध्यम से, भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से। और ऐसी स्थिति में विदेश मंत्रालय के माध्यम से, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या विधान होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो भी एक समझौते होते हैं, उनके सफल क्रियान्वयन करने के लिए, या जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उन सम्मेलनों में एक भारत का प्रतिनिधित्व निभाना, या जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर अपने एक मजबूत पकड़ता के साथ ही मजबूत प्रभावशाली व्यक्तित्व के आधार पर उन्हें वैदेशिक
मुद्दों के ऊपर उनका अंतर्राष्ट्रीय समाधान खोजने के लिए अपने डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत बनाना, ये देश के प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व होता है। लेकिन ये सब कुछ किसके साथ सहयोग लेकर के? देश के मंत्रिपरिषद को साथ में लेकर के, और मंत्रिपरिषद के निर्णय को समय समय पर किसके अवगत करवाया जाता है? देश के राष्ट्रपति को अवगत करवाया जाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी होती है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता या लोकसभा में एक बहुमत के ऊपर एक निर्भर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं, या अपन कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का प्रमुख क्षेत्राधिकार क्या है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि देश की, भारत संघ की या भारत संघ की जो भी एक प्रशासनिक एवं विधायी संबंधी जो क्षेत्राधिकार हैं, उन क्षेत्राधिकारों का एक वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करना या नेतृत्व करना किसका एक दायित्व है? प्रधानमंत्री का दायित्व है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक भारत सरकार के जितने भी एक विभाग हैं जो मंत्रियों के अधीन होते हैं, उनकी समय समय पर बैठक करना, उनकी समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना, उनका फीडबैक चेक करना, और क्या एक भारत सरकार की नीतियां और योजनाओं का सफल तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका एक सामान्य रूप से फीडबैक चेक करना। या यूँ कह सकते हैं कि मंत्रियों के मध्य एक आपसी समन्वय का व्यवहार स्थापित करते हुए देश का प्रधानमंत्री क्या करता है? नेतृत्व करता है। और इसी नेतृत्व के कारण सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री प्रभावशाली नेतृत्व के कारण देश की सरकार का स्वरूप किस में बदल जाता है? प्रधानमंत्री शासन के रूप में बदल जाता है। या फिर किसी एक विधान के निर्माण के संबंध में एक देश के राष्ट्रपति के साथ मिलकर देश की संसद का एक सत्र आहूत करना या सत्रावसान करना, या एक समय से पूर्व एक लोकसभा को विघटित कर देना, ये सारे क्षेत्राधिकार प्रधानमंत्री के होते हैं। फिर अपन ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से देश का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है, मंत्रिपरिषद का भी नेता होता है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का भी प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सरकार का नेता होता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? वो नीतियां बनाता है, देश के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, देश के लिए सफल योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसके लिए सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री एक नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, या जो भी एक राज्य परिषद होते हैं या अंतर्राज्य परिषद होती हैं उनका भी प्रमुख होता है, या राज्यों के जो एक सीएम होते हैं उनके साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय योजनाओं के ऊपर सामान्य नीतियों का निर्माण करता है। और इन नीतियों के निर्माण के लिए समय समय पर कई प्रकार के विधान, या जिसको अपन कहते हैं कि विधेयक, या देश की संसद में बिल आते हैं, इन बिल का सफल नेतृत्व करना देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसदात्मक शासन व्यवस्था की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने के माध्यम से देश की शक्तिशाली योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए देश का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के नेता के रूप में समय समय पर देश की संसद के सामने क्या प्रस्तुत करते हैं? बिल प्रस्तुत करता है। और बिलों की प्रस्तुतिकरण करना ही नहीं है, बल्कि उन बिल और योजनाओं के ऊपर संसद में एक बहुमत जुटा करके उनको पारित करना, अधिनियम के रूप में सरकारी नोटिफिकेशन में उनकी अधिसूचना जारी करना, या फिर ये अपन कह सकते हैं कि जैसे एक हर वर्ष प्रतिवर्ष या जो भी एक आम बजट आता है उस समय देश का जो राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ता है, अभिभाषण भी एक सरकार की नीतियों का एक आदर्श होता है। इनका निर्णय करना, इनकी एक नीति निर्माण की योजनाओं को उसमें एक स्थापित करना, ये देश का प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। इस सारे प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए सामान्य रूप से एक पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय होता है जो सचिवालय के रूप में काम करता है, और इसकी सफल मॉनिटरिंग करने के लिए प्रधानमंत्री को कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उसका सफल नेतृत्व करते हैं, जिसके आधार पर भारत सरकार की इन योजनाओं का सफल रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार अगर किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी देश की संसदीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए
देश का प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। और अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, ऐसा हुआ भी है सन 1966 में अगर देखें तो देश की इंदिरा गांधी उस समय एक राज्यसभा की सदस्य थी। उसके अलावा सामान्य रूप से एक देवेगौड़ा के रूप में अपन देख सकते हैं, या एक मनमोहन सिंह के रूप में देख सकते हैं कि वो लोकसभा के एक सदस्य नहीं थे बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन फिर भी वो देश के सफल प्रधानमंत्रियों के रूप में उनका नेतृत्व माना जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि देश की सरकारी नीतियाँ होना, देश के एक आंतरिक और बाह्य संबंधों को मजबूत करना, सरकार की योजनाओं का सफल एक क्रियान्वयन करना, ये सारे दायित्व किसके होते हैं? देश के प्रधानमंत्री के होते हैं। ये सामान्य विवेचना इस रूप में देखी जाती है कि जब देश का आर्टिकल 53 ये कहता है कि भारत संघ की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर देश की नाममात्र की कार्यपालिका के नाम पर वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करता है। और ये सफल वही सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कि ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, विधायी शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं, वैदेशिक संबंधों का भी प्रयोग करते हैं। भारत सरकार के द्वारा जब भी कोई सैन्य या नियुक्ति संबंधी या भारत सरकार के प्रमुख जो भी एक संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग हैं, उनकी समय समय पर सदस्यों की नियुक्ति, पदोन्नति संबंधी या देश की जनता के हितों की रक्षा करने के लिए समय समय पर भारत सरकार की जो सरकारी योजनाएं आती हैं, उनका सारा सफल नेतृत्व करना, सफल संचालन करना, ये किसका दायित्व है? देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है। धन्यवाद।